So again, welcome you all. आप सबको पता है कि we are on a platform, Universal Proutist Intellectual Federation, UPIF. A federation of Proutist Universal welcomes you all and invites for open forum discussion today. And the topic of discussion, you must be knowing, how to build a human society brick by brick. ये बात तब आई जब पिछले थर्सडे को हम लोग दीदी लोगों के प्रोग्राम में जीपी में एक सब्जेक्ट चल रहा था कि डज सोसाइटी एग्जिस्ट टुडे एज पर प्राउड। तो वहीं पर एक बात आई थी कि क्यों ना इस पे काम किया जाए कि हाउ टू मेक सोसाइटी। सो उसी से ये सब्जेक्ट निकल के आया दैट हाउ टू बिल्ड अ ह्यूमन सोसाइटी ब्रिक बाय ब्रिक। मानव समाज को ईंट दर ईंट कैसे खड़ा किया जाए। टुडे यू हैव टू क्रिएट द universal society. Baba has talked about the great universe and he has said that though human has come, मनुष्य 10 लाख पहले इस जमीन पे आया परंतु अभी तक एक सुदृढ़ समाज की स्थापना नहीं कर पाया है। So what are the ingredients? What can be done? क्या किया जा सकता है? So उसके लिए गाइडिंग फैक्टर क्या रहेंगे? So the guiding principle behind it will be that जैसा हमने सुना है हरर में पिता गौरी माता स्वदेशः भुवनत्रयम्। इट्स यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दैट परम पुरुष मेरे पिता है, परमा प्रकृति मेरी माँ है और ये त्रिभुवन, ये पूरा त्रिभुवन हमारा अपना होमलैंड है। एंड द गाइडिंग प्रिंसिपल इज like this that human are the progeny of the same progenitor। उसी परम पुरुष के हम बेटे बेटियां हैं, उसी परमात्मा के। Thus all are his children, all should live together, all will have to live together, black or white, literate or illiterate, small or tall, all are the children of the same father and all will have to live together. So there will be unity in the physical realm and also in the psychic realm. और हम जानते हैं कि दुनिया आज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी छोटी हो गई है कि पीपल आर एबल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट। इवन अभी हम चांद पे लैंड करने वाले हैं। सो व्हेन देयर वाज नो कन्वीनियंस और कन्वेंस, हम सबको पता है लॉर्ड कृष्णा प्लान्ड द महाभारत टू यूनाइट द स्कैटर्ड इंडिया एंड टुडे द यूनिवर्स हैज बिकम स्मॉल। So planning for Mahavishwa, a great human society, a universal society, and not Mahabharata is required. So with that, I would like to start the session and I request any of you to start on this subject. For a change, we can request Yes, Bharti Bharti Raj Didi. I know she is making global constitution also. She was working for a very long time. Bharti Raj Didi, are you ready and are you here? Yes, Dada. Namaskar, Dada. Namaskar Thank to you. Thank you so much. everyone, all Dadas and Didis. दादा, आज का टॉपिक बहुत ही जो बेसिक टॉपिक है, जो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि कैसे आज। Sorry for interruption. There is a small request. If you can be visible on screen, it will help us listen to you properly. Yes, Dada. Hello, Yes, Dada. Dada. Namaste. Yes, Dada. If there's a problem, it's Hello. fine. But then if you are Yes, comfortable, Dada, you can actually- be visible. Okay. Yeah, दादा actually, नमस्कार। Dada. दादा दीदी Yes. दीदी Yes, दादा। एक बात हाँ दादा दीदी, एक चीज हम ये बोलना चाहते हैं। थोड़ा सा आप लोग जो बात करेंगे तो वो तो हम सुनेंगे ही, बुझेंगे ही, लेकिन थोड़ा हिंदी में बोलेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। हाँ क्या दीदी, इंग्लिश ज्यादा में प्रयास रहता है, हम लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स ही बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच दादा। ओके, हाँ, हाँ, दादा। प्रयास करें हिंदी में बोलने का। हाँ दादा, ठीक है। धन्यवाद। दादा मोस्टली हिंदी बोलते हैं, कहीं कहीं इंग्लिश ऐड कर देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो हम लोग को जिस दिन हम इनजस्टिस सोसाइटी में देखते हैं उस दिन ही हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि कैसा समाज होना चाहिए, समाज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो
सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि अच्छों के साथ अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ बुरों के साथ बुरा भी होना चाहिए, तभी एक जस्टिफाइड सोसाइटी हम ला सकते हैं, एक हेल्दी सोसाइटी ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे शरीर में हमें हेल्दी रखना है तो हमें वो सारे चीज खाने होंगे जिससे बॉडी हेल्दी रहे, पॉजिटिव प्रभाव पड़े। साथ ही साथ अगर कुछ बीमारी हो रहा है तो उसको हटाने के लिए भी हमें दवा खाना होता है। तो दोनों साइड काम करना पड़ता है, अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा, मतलब उसको करेक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, रेक्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाबा का प्राउड में भी यही है कि वो जो भी सिस्टम लाते हैं उसमें बहुत सुंदर तरीके से बाबा सबके साथ जो जिस तरह से समझता है, बाबा की लीलाओं में भी हमने देखा है, पढ़ा है कि बाबा जो बहुत प्यार से समझ जाता था उनको प्यार से समझा देते थे, और जो कई बार डांट फटकार से समझ रहा है तो डांट फटकार करते थे, और जो कई बार पिटाई भी करते थे। तो जिसका जो स्वभाव है उस हिसाब से हमें रूल्स बनाने होते हैं। अब सवाल है कि ईट दर ईट हम कैसे हेल्दी सोसाइटी बनाए। तो मेरे समझ से जो पहला ईट है वो है एजुकेशन सिस्टम। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले कोई सिस्टम में घुसते हैं, वो है एजुकेशन सिस्टम। तो वो शुरू होता है हमारे घर से ही। तो अगर इमिडिएट सोल्यूशन अगर हम इसका शुरुआत करें तो हमारा घर का माहौल इस तरह से होना चाहिए। घर में जो मेन स्टेक होल्डर्स है वो माता पिता होते हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है एक इंसान का बेस बनाने में। और कहा भी जाता है कि बच्चा का जो इनिशियल 5 इयर्स 10 इयर्स होता है बहुत जल्दी सीख जाता है। उसको जो भी सिखा दिया जाए, लैंग्वेज सिखा दिया जाए या कोई स्किल इम्पार्ट किया, बहुत जल्दी कैचअप करता है, जो कि बड़े में बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कन्नड़ एक लैंग्वेज है, उसको अगर हम इस एज में सीखने की कोशिश करें तो हमें पूरा उसका अल्फाबेट से लेकर के ग्रामर से लेके सेंटेंस बनाने से लेके बहुत कुछ सीखना पड़ता है, फिर भी मुश्किल होता है। लेकिन एक जस्ट जन्मा हुआ बच्चा हो, 1 2 3 साल का, जब वो लैंग्वेज सीख रहा है, बोलना शुरू किया है, उसको उस माहौल में रखिए, वो खुद ब खुद सीख जाता है। उसको इतना एफर्ट भी डालना नहीं पड़ता और लोगों को भी उतना नहीं सिखाना पड़ता है, वो ऑब्जर्व करके ही सीख लेता है। तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम उसको अच्छा बनाना पड़ेगा। तो अब है कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए हमारा जिसमें कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जीवन जीने का कला सिखाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। सबसे पहले जो मॉरल बेस है सोसाइटी का, वो चीज एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, जहाँ पे मोरालिटी, डिसिप्लिन, न्यू ह्यूमनिज्म, नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल, सबके साथ जो संवेदना है, वो जो इमोशनल एस्पेक्ट है। अभी एजुकेशन सिस्टम में बस इंटेलिजेंस एस्पेक्ट को फोकस किया जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को फोकस नहीं किया जाता है। सिमिलरली कि हम देखते हैं कि थ्योरी तो पता होता है बट प्रैक्टिकल्स नहीं पता होता है, स्किल नहीं पता होता है। इसीलिए बहुत बार आपको डिग्री के बावजूद भी आपको बहुत जगह जाके सीखना होता है, स्किल इम्पार्ट करना होता है, जबकि ये काम एजुकेशन सिस्टम का था, उसको करवाना था। तो पहला जो ईट है मेरे ओपिनियन से वो एजुकेशन सिस्टम है। दूसरा जो लॉन्ग टर्म है वो है गवर्नेंस का। अगर हमारा रूल्स रेगुलेशंस इस हिसाब से हो कि वो हर एस्पेक्ट को देखे, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर एस्पेक्ट को देखते हुए जस्टिफाइड तरीके से और बहुत रियलिस्टिक एज पर द लॉ ऑफ नेचर रूल्स हो। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी अभी जुडिशरी सिस्टम देखते हैं, इतना डिले हो जाता है कि उसके एसेंस ही खत्म हो जाता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सिमिलरली हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव साइड में भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन भी जब पढ़ने जाते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स होता है वो कि इंटेलेक्चुअल्स के लिए भी बहुत टफ हो जाता है वो समझना कई बार, जबकि ये कॉमन जनता के लिए बना है, सब हर सिटीजन के लिए बना है, तो उसको सिंपल होना चाहिए। तो दूसरा जो ईट है दैट इज लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट में गवर्नेंस है, कि उसको इस हिसाब से रूल्स रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से होना चाहिए कि कोई गलत कर ना पाए,
और जो सही हो उसका एप्रिसिएशन हो, मतलब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होना चाहिए। जो अच्छे कर रहे हैं उसको प्रोत्साहन देना है, और जो बुरे कर रहे हैं उनको थोड़ा करेक्टिव मेजर्स भी लेना है। तो ये दूसरा पिलर है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा अभी तत्काल, ठीक है, अगर हम गवर्नेंस में नहीं भी ला पा रहे हैं मतलब गवर्नमेंट साइड से, तो हम लोग नॉन गवर्नमेंट वे में काम कर सकते हैं। जो इमिडिएट सोल्यूशन है, मान लीजिए कि अगर डायरेक्ट एजुकेशन के करिकुलम में हम अगर सिलेबस में चेंज नहीं ला पा रहे हैं वहां पे, तो हम जो नॉन गवर्नमेंटल वेज है जैसे आनंद मार्ग का स्कूल्स है उसमें हम अप्लाई करें, तो वो तुरंत उसका रिजल्ट दिखेगा, तुरंत उसका इम्पैक्ट दिखेगा। स्कूल ऐसा होना चाहिए कि वहां से जब बच्चा निकले तो पूरा प्रिपेयर हो अपने लाइफ को जीने के लिए, एक सुंदर तरीके से जीने के लिए। सबसे पहले तो उसको इतना स्किलफुल बना दीजिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि वो जैसे ही स्कूल से निकले वो खुद से अपना लाइवलीहुड का इंश्योर कर ले। वो अगर वो बहुत अच्छा कारपेंटरी करता है तो एक कारपेंटर शॉप खोल सकता है, वो जिसका जो स्किल है उस हिसाब से। अभी का एजुकेशन सिस्टम डिपेंडेंट बना रहा है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट वाला एजुकेशन सिस्टम तैयार करना होगा। और साथ ही साथ एक मॉरल परसुएशन होना चाहिए। बाबा भी बोले हैं कि एक दूसरे को चेक करते रहना है, चेक एंड बैलेंस। सिमिलरली हमें इस तरह से इम्पार्ट करना है कि हम एक दूसरे को एजुकेशन में ही, स्कूल में ही, कि आप एक दूसरे को करेक्ट करते रहिए। रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट टोकिए, तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता है। कहा भी जाता है दुनिया, समाज अगर विकृत है अभी तो बुरे लोगों के कारण नहीं है, अच्छे लोगों के चुप रहने के कारण है। तो ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि क्या फायदा होगा बोलने से, कुछ होगा तो नहीं, बट नहीं, बोलने से इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, हम रोक नहीं सकते हैं, टोक तो सकते हैं। और बाबा का एक स्टोरी भी उसमें बाबा बोलते हैं कि एटलीस्ट तुम टोक सकते हो, क्या पता उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो, क्या पता वो सुन ले। और कल को अगर बाबा के सामने हम खड़े हों तो मेरे पास आंसर तो, जवाब तो, कि हाँ बाबा, हम एटलीस्ट उसको रोके, उसको टोके, और मेरा जितना जो डिडक्शन था उतना मैंने किया, अब उस पे था वो करे या ना करे, तो अपना कर्तव्य पूरा निभाना है। कई बार हम लोग खुद भी परसुएड हो जाते हैं निगेटिव इन्वायरमेंट में, तो ठीक है, कई बार होता है कि आप पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, निगेटिव ना हो हमसे, इतना तो कर सकते हैं। तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से हमें इतना इंश्योर करना है कि समाज के एक हिस्सा हम भी हैं, इस चीज को नहीं भूलना है। हम अगर ठीक रहेंगे, हम भी एक ईंट है, तो अगर एक ईंट भी ठीक रहा तो हम वो चेन को ब्रेक कर सकते हैं। तो यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे। थैंक यू सो मच, और बाकी वक्ता से भी Thank सुनते you, हैं। Didi. Thank धन्यवाद। you so much. Anybody else would like to speak on the subject? जैसा कि दीदी ने कहा, आप लोग प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। जैसा दीदी ने कहा, एजुकेशन yes, we all know that is a fundamental, the foundation of, even if you talk of democracy which is prevailing today almost across the world, इसको भी सक्सेस होने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है मोरालिटी। और हम बोलते हैं ना कि समाज नहीं है, कहाँ समाज है, जितना भी दुखड़ा रोते हैं उसके यदि बॉटम में जाएंगे, बेस लाइन में, तो हम यही देखते हैं कि नैतिकता की कमी है। इसलिए एजुकेशन में जो फाउंडेशनल पॉइंट है वो है नैतिक शिक्षा, जहां से बच्चे जो हैं ये समझ जाएंगे, देयर विल बी अ विजडम डेवलप्ड, कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अतः समाज में शिक्षा, दीदी ने बोला गवर्नेंस, गवर्नेंस वी ऑल नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां तक लॉ की बात है, तो जैसा हम जानते हैं जो पूरा समाज है वो मनुष्यों से बना है। अतः एक एक मनुष्य को यदि हम एक एक ईंट समझते हैं, तो जब तक हर मनुष्य को अच्छा नहीं बनेगा तब तक ये जो महल है, जो समाज का महल है, ये अच्छा नहीं बन सकता, ये मजबूत नहीं बन सकता है, ये मॉरलिस्ट नहीं बन सकता है। तो एक एक मनुष्य पर ध्यान देना होगा। और समाज को अच्छा बनाने के लिए जो पहली आवश्यकता है, जो हम लोग बात कह रहे हैं, वो है कि मनुष्य की अपनी साइकोलॉजी होती है, और वह जो है शाश्वत, जो मौलिक मानवीय सिद्धांत हैं, जिसको पतंजलि ने यम नियम कहा है, और उसके जो 10 कमांडमेंट्स हैं, जो
कार्डिनल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं मनुष्य के लिए, उनका यदि मनुष्य पालन करे तो यह समाज का आधार है, ये नींव है कह सकते हैं. इफ यू आर कंसिडरिंग समाज एज अ बिल्डिंग, तो दिस इज द फाउंडेशन, द मोरालिटी इज द फाउंडेशन. और मनुष्य की मानसिकता है जानबूझकर कोई गलती नहीं करना चाहता, विषम परिस्थितियों के दबाव में पड़ करके या उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं होने की वजह से. और एक और बात आती है, दीदी ने बोला गवर्नेंस. काइंडली रेज योर हैंड्स हूएवर वांट टू स्पीक. सो आई एम फिलिंग द ब्लैंक. सो अच्छे समाज के लिए अच्छी न्याय व्यवस्था की जरूरत है, अच्छी जुडिशियरी की जरूरत है, और जो कानून बनेंगे, जैसा दीदी ने बोला, इट्स ऑल वेरी कॉम्प्लेक्स. ये कानून आम आदमी के लिए है, परंतु दैट सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोगों को भी समझ में नहीं आता. इट इज सो कॉम्प्लेक्स. सो एटलीस्ट कुछ इसके बिंदु जो हैं वो कुछ आधार पर आधारित होने चाहिए. और उसको मैं फिर बोलूंगा कि ये जितने भी हमारे न्यायिक जुडिशियरी जितने भी लॉ हैं, दोज शुड बी बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट्स. जो शाश्वत, जो मौलिक मानवीय नैतिक सिद्धांत हैं, उन्हीं पर आधारित रहना चाहिए. तो और इसमें जब आप सब साधक हैं, आप जानते हैं इनमें लगभग सब चीजें आ जाती हैं. मनुष्य व्यक्तिगत रूप से कैसे व्यवहार करेगा, दैट इज वी कॉल्ड नियम, एंड कैसे समाज में व्यवहार करेंगे उसको हम नियम कहते हैं. सो इन चीजों के आधार पर, इनके ऊपर ही जो है न्याय भी बनना चाहिए, और जिसमें कि सबके अंदर शांति आए, सब लोग खुश रहें, और ये बड़ी आवश्यकता है. So anybody else? May I request Haranand Dada to go ahead Yeah. now? Thank you. Thank you. Namaskar. Thanks to Bharti Raj Didi and Rajendra Dada for giving a very good introduction of the whole topic and suggesting some ways out of it. चूंकि एक दादा ने हिंदी में बात करने की बात कही, तो चलिए मातृभाषा का सहारा लिया जाए. जो भारती जी का अप्रोच था, जहां तक मैं समझ पाया वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच था, और बहुत सही एक दृष्टिकोण है कि जो हमारी संस्थाएं हैं, जैसे फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, परिवार एक मुख्य संस्था है जिससे समाज बनता है. दूसरा, हमारे शिक्षण संस्थाएं जो हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, तो एजुकेशन सिस्टम को रीइंफोर्स करने की बात उन्होंने कही. तीसरा, उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में कि हमारा जो गवर्नेंस का सिस्टम है, और उन्होंने विस्तार नहीं किया समय के अभाव में, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट की, उनको जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें पुलिस भी है, जुडिशरी भी है, और पोस्ट रिफॉर्म भी है, जैसे कि रिहेबिलिटेटिव फेज में वो जिला प्रशासन पिक्चर में आ जाता है. वैसे हमारे यहाँ भी जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें रेस्टोरेटिव जस्टिस का उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी ये विकसित हो रहा है. पाश्चात्य देशों में तो कॉम्पेंसेशन लेफ्ट राइट दिया जाता है. लगता है दादा के यहाँ पावर चला गया. यस. सो बिफोर जब तक दादा ज्वाइन करते हैं, लेट मी कंटिन्यू. तो हम लोग जानते हैं कि हमारा समाज को सही दिशा देने के लिए वी हैव फंडामेंटली 3 फैक्टर्स है, 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि दादा इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में चलते हैं. एक है लेजिस्लेशन, दूसरा है एग्जीक्यूटिव्स, एंड तीसरा है जुडिशियरी. सो जुडिशियरी वी हैव टॉक्ड, दादा भी वही बात कर रहे थे. तो करेक्टिव एक्शन की जो बात है वो एक नई चीज है जो प्रभुत्व कहता है कि एक्शन शुड बी ऑलवेज करेक्टिव एक्शन. मतलब मनुष्य में बदलाव लाने के लिए उसे सजा देनी चाहिए, न कि उसको दुख देने के लिए. इंटेंशन, ये बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों चीजों में. एंड इसी तरह से जो आज की कार्यपालिका है, उनका वाकई यही काम है कि जो कुछ भी आम आदमी है उसको, मान लीजिए कोई सुविधाएं ऊपर से आ रही हो तो वहां तक पहुंचे, अंतिम मनुष्य तक पहुंचे. यदि उसके हर तरह से उसको शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक किसी भी तरह की उसके सिस्टम में कोई परेशानी हो रही है, तो उसमें
कोई कोई बाधा न बने, इसके लिए एग्जीक्यूटिव जो सिस्टम है उसका काम है। देन कम्स द लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन जो है, आप समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ लेजिस्लेशन बिल्कुल अलग है प्रौढ़ समाज की जब हम बात करते हैं तो। और आज जहां तक समाज की बात है, आप समझ रहे हैं कि समाज में जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स, यदि आप 5th चैप्टर में जाइएगा आनंद सूत्रम का, विच इज द सार तत्व ऑफ प्रौढ़, वहां पर हम कभी राजनीति की बात ही नहीं करते, हम समाज नीति की बात करते हैं। राजनीति शब्द तो कहीं है ही नहीं। तो ये जो पॉलिटिक्स वर्ड है, ये वेस्टर्न वर्ड है विच वी हैव बोरोड। और ये जो है, ये जो दल है, एक दल, दो दल, तीन दल, मतलब पूरा समाज। आज की स्थिति तो ऐसी है कि बिल्कुल दलदल में समाज ही नहीं फंसा है, परिवार भी फंसा हुआ है। घर में यदि 5 मेंबर हैं, हो सकता है कि पांचों जो हैं अलग अलग पार्टी से प्रभावित होकर के इवन घर में कलह चल रहा हो। तो इनका जो मिजाज है ये, यस दादा, इफ यू कैन स्पीक। Am I audible? यस, नाउ ऑडिबल, थैंक यू दादा। नहीं, due to it was load shedding, so या इट सीम्स, या okay, let me proceed. यू आर पार्शियली विजिबल आल्सो, सो यू कैन प्रोसीड। हाँ, एक्चुअली मैं अभी दूसरा फोन रखता तो मैं इसको फ्लैश लाइट जला लेता, लेकिन वो हो नहीं पा रहा इज विजिबल दादा, ओके ओके, कोई बात नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच में मूलतः जो बातें थी वो राजेंद्र दादा और भारती जी ने उसको समराइज किया है, और बहुत कुछ कहा जा सकता है इस पर। अब दूसरे अप्रोच की बात करते हैं, जिसकी और बहुत इशारे से राजेंद्र दादा ने बात की, ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। पहला हो गया इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, दूसरा हो गया ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच में तो बात थोड़ी अलग इसलिए है कि फिर इसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे कि बायोसाइकोलॉजी में जो बातें कही गई हैं कि हार्मोनल डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान दिया जाए, और क्योंकि हार्मोन्स जो हैं माइंड के अलग अलग स्थितियों को कंट्रोल करते हैं सब कुछ। और अब ये एंडोक्रिनोलॉजी जो नया साइंस आ गया है, तो एंडोक्रिनोलॉजी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सारा जो दिमाग का खेल है वो हार्मोन्स पे है। ऑक्सीटोसिन और तमाम 50 ऐसे हार्मोन्स हैं जो एंडोक्रिन और इन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तो उनका मन पे बहुत असर है। तो और दूसरी तरफ यम नियम की बात हो गई। तीसरी तरफ थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल रिफॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ, जो कि ग्रीक फिलोसफर्स ने भी बात कही कि सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे अधिक आवश्यक है। अभी तक संस्थाओं की बात की गई, पर संस्थाएं भी हर व्यक्ति बना रहे हैं। जब हम मॉरलिस्ट की बात करते हैं तो हम व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति मॉरलिस्ट हो। यहाँ पर हमारा व्यक्ति केंद्रित में हमारी सोच बन जाती है, जो सही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अगर सही हो जाए, सही दिशा में सोचे और काम करे, तो बात बन जाएगी। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है ये व्यक्ति मूलक है। पहला अप्रोच जो है वो समाज मूलक है, संस्था मूलक है। ये सबसे आवश्यक है, क्योंकि जब तक एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक व्यक्ति की सोच इस पूंजीवादी व्यवस्था से अलग की सोच, जो जियो सेंटिमेंट और सोशियो सेंटिमेंट, जो पूरी दुनिया को तोड़कर हिस्सों में बांटे हुए हैं। ठीक है, आज हम ग्लोबल वर्ल्ड, हमें तो अपने पड़ोसियों से भी इतनी गहरी समस्या है, चीन और पाकिस्तान से, कि हमारी कितनी ऊर्जा, कितना हमारा जो रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हम अरबों रुपया जो सेना पर और सेना के नवीनीकरण पर, आधुनिकीकरण पर खर्च कर रहे हैं, उसका अगर उससे राहत मिल जाए तो हम विकास में लगा सकते हैं उस पैसे को। तो अभी तो ये आलम है कि हर व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा, चाहे वो देश की बात हो, विदेश की बात हो, पड़ोसियों की बात हो, और समाज में भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मेन फीचर हो गया। मेन फीचर इसीलिए हो गया है कि जो इस देश का प्राण धर्म था, कि ईश्वर केंद्रित सोच थी, जिस पर बाबा ने बहुत इस बात को हाईलाइट किया है, वो खत्म हो गया है। अब पूंजी केंद्रित सोच हो गई है। क्यों?
क्योंकि वो बाबा ने जो कोट किया है भर्तृहरि को कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, ऑल मेरिट लाइज इन गोल्ड। तो ये गोल्ड सेंटर्ड जो अप्रोच है, वित्त केंद्रित, पूंजी केंद्रित, इस अप्रोच से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसके लिए जो बाबा ने कहा है कि सेल्फ स्टडी करके, जियो सेंटिमेंट कहा है उन्होंने कि सबसे अधिक नुकसान इस समाज का जियो सेंटिमेंट ने किया, उससे लड़ना पड़ेगा, चाहे वो जियो पेट्रियटिज्म हो, जियो इंपीरियलिज्म हो, इसके बाद चाहे वो जियो रिलीजियन हो, इसके बाद वो कहते हैं कि सोशियो सेंटिमेंट से भी लड़ना पड़ेगा। इसके लिए सबसे जरूरी है कि सेल्फ एग्जामिनेशन हो। सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब है कि हम किस मोड़ पर खड़े हैं, हम कितनी दूर आ चुके हैं, क्या हम दूसरों को समझाने की स्थिति में आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यू कैन परसुएड अदर्स व्हेन यू हैव कन्विंस्ड योरसेल्फ। जब तक आप स्वयं उन मूल्यों के प्रति आश्वस्त नहीं होंगे और दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होंगे, तब तक आप दूसरों को क्या समझाएंगे। अगर अपनी शादी में दहेज लेंगे तो दूसरों को ज्ञान नहीं बांट सकते हैं, और बांटेंगे भी तो लोग हंसेंगे, सामने नहीं हंसेंगे, पीछे हंसेंगे कि स्वयं तो ये काम करते हैं और दूसरों को मना करते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से जो बाबा ने बार बार कहा है, वी हैव टू मूव फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, तो ये दोनों अप्रोच को सिंथेसाइज करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने को परिवर्तित नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, अपनी सोच को इस सारी डॉगमा से बाहर नहीं निकालेगा, जिसके लिए बहुत ताकत चाहिए। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में साहस की आवश्यकता है। चाहे इंस्टीट्यूशनल चेंज हो, उसमें भी साहस की आवश्यकता है, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल विल। डू वी हैव द पॉलिटिकल विल टू रिफॉर्म आवर इलेक्टोरल सिस्टम? Dada, your voice is not coming. I think Wi-Fi is weak. Yes, Dada, now okay. ओके, तो फिर पावर आ गई, तो ये सब टेक्नोलॉजी के हैजर्ड्स हैं। जी दादा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो सिसरो ने, ग्रीक फिलोसफर्स ने इस पर बहुत हाईलाइट किया कि आत्मचिंतन करें, आत्मविश्लेषण करें कि क्या हम सक्षम हुए हैं। जो कहा गया ना, बाबा ने एक पुराने मार्गी को हवाई जहाज में कहा था, उन्होंने जब पूछा, बहुत उनकी रूहानी बेचैनी थी कि प्रौत कब आएगा और सद्विप राज कब आएगा, तो उन्होंने कहा कि तुम जिस दिन सद्विप्र बन जाओगे उस दिन सद्विप्र राज आ जाएगा। ये घटनाक्रम, इसकी जानकारी मुझे श्रद्धेय रुद्रानंद ने दी कि हवाई जहाज में ये हुआ था, और वो बड़े प्रतिष्ठित मार्गी थे चेन्नई के। तो मैं अब उसी बात पर फोकस कर रहा हूं कि हमें आत्म निरीक्षण करना होगा, आत्म स्वाध्याय करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस चीज की कमी देख रहा हूं। कुछ लोग जरूर हैं जो पूरी तरह डेडिकेटेड हैं, लगे पड़े हैं, और क्योंकि बगैर अध्ययन के अगर कोई ये सोच रहा है कि हम शॉर्टकट से चांद पर उतर जाएंगे, तो चांद पर उतरने का कोई शॉर्टकट नहीं। कई फेजेस में, पहले धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकलिए, फिर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में निकलिए, फिर वहां से चांद के गुरुत्वाकर्षण में घुसिए, फिर वो चांद पर लैंड करने के लिए अलग होइए उससे। ये कई स्टेज की प्रक्रिया है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। और इसमें हम कहीं पिछड़ रहे हैं, क्योंकि पहली बात कि हमें सोच और साहस दोनों की कमी है। सोच जो स्वाध्याय से आएगा, डिस्कशन से आएगा, सेमिनार सर्कल से आएगा, चर्चा से आएगी। जैसा कि पिछली बार ठीक ही कहा किसी ने कि हम 22 लोग जुड़े हैं इस अम्ब्रेला के तहत, जो डिस्कशन हो रहा है डिजिटल अम्ब्रेला के तहत। तो ये बहुत खुशी की बात नहीं है क्या? ये हमारी चेतना 22-25 लोगों तक सीमित है? मैं ऐसा नहीं मानने को तैयार नहीं। मैं इस देश के संदर्भ में बोल रहा हूं। तो इसका मतलब रुचि नहीं है, या सोच रहे हैं कि हमें समाधि में किसी दिन ज्ञान प्राप्त हो जाए। अब हो सकता है किसी को समाधि में ज्ञान मिल जाए, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, पर सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं। पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। लॉज ऑफ सोशल डायनेमिक्स को समझने के लिए, मतलब स्वयं हमारे श्रद्धेय रुद्रानंद दादा ने कहा कि मुझे महीनों लगे, और एक बार उनको पूछना पड़ा बाबा से, तब उन्होंने कहा कि वो पैरा देखो, वो पैरा देखो, उसकी पहली पंक्ति देखो। तो इस तरह मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सालों साल। आप जाइए इस तरह के वरिष्ठ लोगों के पास, हमेशा हाथ में कोई पुस्तक मिलेगी,
आचार्य रुद्रनाथ दादा के पास, हमेशा कुछ पढ़ते रहेंगे और डिस्कशन भी होगा तो उसी से जुड़ा हुआ विषय होगा, तो ये करना पड़ता है। दूसरी चीज करेज की कमी, जो मैंने देखा कि इस देश में क्या पूरी दुनिया में साहस की कमी है। जब मार्टिन लूथर जूनियर ने जब आवाज उठाई सिविल राइट्स की अमेरिका में, और क्या हुआ, उनको गोली मार दी गई, वो बेचारे मारे गए। सुकरात को जहर दे दिया गया। मीरा ने जब कृष्ण की बात उठाई तो पितृसत्तात्मक समाज ने, उनके पति ने कहा, अच्छा पत्नी हो तुम, मेरे प्रति वफादार नहीं हो, ये कृष्ण कौन से आ गए, उनको जहर दे दिया गया। और जैसा कि बाबा ने कहा है कि वो जिस मंदिर में थी उसके बगल में वो लेक था, उसी लेक में कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। चैतन्य महाप्रभु के खिलाफ दोनों ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स दोनों लग गए, क्योंकि उनके मुख्य शिष्यों में मुसलमान भी थे, गुरु नानक के भी मुख्य शिष्यों में मुसलमान भी थे। तो ये जो समाज है जो आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाता है। गैलीलियो की आवाज दबाई गई। डार्विन ने जब एवोल्यूशन की थ्योरी दी, कितने लोगों ने इसको माना? चर्च ने नहीं माना। चर्च के अहंकार को इतनी ठेस लगी कि हम जिस धरती पर हैं वो धरती कैसे घूम सकती है, क्योंकि अब तक चर्च इस बात को दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे थे सैकड़ों साल से, पोप महोदय, श्रद्धेय पोप महोदय, कि ये जो सूरज है ये पूरा ब्रह्मांड तो धरती के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि हम इस धरती पर स्थापित है। तो ये जो स्थापित लोग हैं ये नए विचारों के दुश्मन है, इसलिए इन साहस लाना पड़ेगा। मैं देखता हूं प्रशासन में भी साहस की कमी है। जिस प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार की बात भारती जी कर रही हैं उसमें उन्होंने कुछ वर्ष बिताए हैं। मैंने लंबी अवधि गुजारी है, 35 वर्ष, और मैंने देखा है कि मंत्री के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत बहुत कम लोगों में। इनका जैसे कुछ लोग हैं हरियाणा काडर IAS, जिनको 40 बार ट्रांसफर किया। तो इस तरह की चुनौतियां आती हैं। आप कहीं भी सुधार की बात करेंगे, आप स्वयं श्रीशांत मुखर्जी जी की बात ले ले भाई, पूरी व्यवस्था उनसे डरी हुई थी, डगमगाई हुई थी, तभी उनके साथ इस तरह का इनकार्सरेशन हुआ, क्योंकि उन्होंने कोई गलत बात कभी नहीं कही। कभी आज न कल दुनिया इस बात को मान रही है और मानेगी कि उनकी सारी बातें युगीन सत्य तो थी ही, लेकिन ये चिरकालीन सत्य थी, इनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन ये समस्या है इस दुनिया की। तो सेनेका को भी एग्जाइल में डाल दिया गया। इस तरह तो सैकड़ों एग्जाम, मंसूर हलाल को जिंदा जला दिया गया टाइग्रिस नदी के किनारे, क्योंकि उसने कहा आई एम द ट्रूथ। उसने कोई गलत बात नहीं की, अहम ब्रह्मास्मि को ही उन्होंने दोहराया। अनल हक जो है वो अहम ब्रह्मास्मि का ही ट्रांसलेशन। तो ये साहस लाना पड़ेगा। हम जैसे जितने इस तरह के बुद्धिजीवी हैं या जो सड़कों पे हैं, आंदोलनकारी हैं, उनको साहस लाने की आवश्यकता है। और इस दोनों अप्रोच को मिला के ही एक संश्लेषणात्मक जो अप्रोच है, सिंथेटिक अप्रोच, उसी से समाज बनेगा। सब उतने ही, सारी चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण है, कोई किसी से कम नहीं है। जैसे वो लंका के पुल में गिलहरी की भूमिका को भी कम नहीं माना सकता है। ठीक है, हनुमान जी की हनुमान चालीसा लिख दी गई और गिलहरी को छोड़ दिया गया, जो इतिहास ने हमेशा किया है कि सिकंदर ने विश्व विजय तो नहीं किया, लेकिन उसके सैनिकों को भूल गए लोग, जो कि मलेरिया से पीड़ित होकर आधे मर गए और विश्व विजय का सपना अधूरा रह गया। तो बाबा ने कहा है कि इसलिए इतिहास में उन लोगों पर गौर करो जो कि तृणादपि सुनिचेन है, उनको सम्मान देना सीखो। इतिहास उन लोगों की बात को कहे जो लोग कहीं मिटा दिए गए, जो फलक पे जिनके नाम नहीं है, जिनके संगमरमर के पर नाम खुदे हुए नहीं है, वो लोग भी तो इस दुनिया में जी रहे। बस यही मुझे बातें कहनी थी, बाकी मैं और लोगों को सुनना चाहूंगा। Thank you, Dada. You have brought a wonderful point, that is, ऐसा नहीं कि लोग नहीं चाहते हैं, बट करेज की कमी है. So courage is a very important point, and the self reform, these are the very two important points which goes beyond the present system. That is, you have to take the help of biopsychology, you have to take the help of tantric sadhana, you have to take the help of the tantric dances like Tandava and other things. So, and okay, Meera Didi, you have raised the hand. Kindly unmute yourself and speak. Thank you. नमस्कार दादा, नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया गया है।
मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज शेयर करना ये चाहती हूँ कि आज हम लोग हमारे डिपार्टमेंट और कुछ डिपार्टमेंट के साथ में गई थी, और हमने जो ये आवाज उठाई है, इसकी ध्वनि तरंग कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। ये मुझे एक पॉजिटिव लगा। उसमें से कुछ लोग हैं, मैं बहुत जगह शेयर करती हूँ, तो कुछ लोग जुड़ते हैं और वो हम लोगों की बातों से इतनी प्रभावित थे कि मतलब उसमें से कुछ 3-4 महिलाएं जो थी काफी बुद्धिजीवी हैं, बट वो लोग म्यांमार की बात और हम लोगों का जो इंटेलेक्चुअल फेडरेशन से काफी प्रभावित लगी। तो ये एक गुड न्यूज है कि हम लोग जो आवाज ध्वनि जो उठा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं तरंग समाज में मूव होना शुरू हुआ है। बट अगेन, आपने जो आज का टॉपिक रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कैसे हम लोग मानव समाज को ईंट से ईंट, ईंट दर ईंट कैसे खड़ा किया जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोड मैप हमें प्लान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या कार्य करें कि लोगों के बीच में और ज्यादा विजिबल हो। बहुत सारी चीजें हैं मेरे दिमाग में आता रहता है, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, जमुना को ही लेकर के मेरे मन में प्रश्न आता है। मैंने कभी कितने बहुत सारे समाज सेवी हैं, सोसाइटी जो कि इस तरह के कार्य में कार्यरत होते हैं। हम लोग, हमारे इतने सन्यासी हैं, हमारे इतने वर्कर हैं, हम इतने मार्गी हैं, इस तरह की नदियां जो नाला में कन्वर्ट हो रही हैं, हम उस पे क्यों नहीं वर्क करने के लिए सोचते हैं। इस तरह के कार्य जो कि लोगों को दिखे कि हम समाज के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, हमें करना है, हम डिटरमाइंड हैं। बहुत सारी चीजें हमारे हर आश्रम में क्यों नहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया जाता है, इस पर क्यों नहीं वर्क कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें बनेंगी। एक एक ईंट अगर हम लोग लगाएंगे तो इसी से बहुत बड़ा मंजर तैयार होता है। बहुत ये सुनने में लगता है कि क्या इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन बाबा जब वॉक करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं नल से 2 बूंद पानी टपक रहा था, उन्होंने इतना हंगामा किया और बोला कि अभी इसको बंद करो, बांधो, ग्राउंड लेवल पानी खत्म हो रहा है। हम अपने बच्चों को मकान, घर, पैसे तो दे देंगे, बिना पानी के कैसे जिएंगे। समाज को हम क्या देना चाह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सद्वीप समाज आने से पहले ही इस तरह की छोटी छोटी जो कार्य हैं, इस पर हम लोग सबका ध्यान जाए और हम लोग इस पर विचार करें। पहले सरकार और क्या आएगा वो तो बाद की बात है, पहले इस तरह की चीजों को पर हम लोग विचार करें। हम लोग इस मुद्दों को अपने ही लोगों तक पहले तो ले जाए, बाहर तो तब जाएंगे ना, पहले अपने घर को साफ करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लांटेशन का जैसे है, इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण को बचाएंगे तभी तो समाज को बचा पाएंगे। जब वातावरण शुद्ध होगा तो उसका असर हमारे बच्चों पे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि समाज के लिए हमें करना है। हम लोग को दिखाना है कि हम लोग, आप लोग सबसे थोड़ा अलग हैं, हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जितना सब कर रहे हो उतना ही हम करके अगर काम चला लेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अब विचार करना पड़ेगा कि और आगे हम लोग क्या करें, इससे ज्यादा हम लोग और क्या सोचे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दादा, और भी लोगों को मैं सुनना चाहूंगी कि क्या रोड मैप लोगों के माइंड में प्लान है। क्या हम लोग ऐसा करें कि लोगों को और ज्यादा दिखे कि हम प्राउटिस्ट बैठने वाले नहीं हैं, हमें कुछ ना कुछ और करना है एक्स्ट्रा। तो बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। आपने काफी बेसिक चीजों पे ध्यान आकर्षित किया। और ये सच है कि जब आप आगे निकलेंगे तो फिर तो कहते हैं ना कि कारवां बनता गया वाली बात है। और ये बिल्कुल आश्वस्त रहना। आपने जैसे वाटर कंजर्वेशन की बात करी, बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि मे बी देयर इज अ वर्ल्ड वॉर बिकॉज ऑफ द वाटर। तो हम इस भयावह स्थिति को अवॉइड करने के लिए कोई सोचता ही नहीं। आज देखिए ग्लोबल वार्मिंग करते करते ऐसी स्थिति आज आ गई है कि आज हर व्यक्ति महसूस करने लगा है। कंट्री तो कोई ऐसी कंट्री नहीं है, आप गो टू द यूरोप,
वहां के लोग पहली बार एक मतलब लू का महसूस किए, इतना टेम्परेचर कभी नहीं देखा था, कितने लोग मर भी गए। तो ये जो बातें हैं, और वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट वीनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। आप बात कर रही हैं कि हमारी आवाजें सुनी जा रही हैं, मैं उसके तहत मन में बात आ रही है, ये किसी का कोट है दैट वीनर्स जो है वो डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो सफल लोग हैं समाज में, वो कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को कुछ अलग ढंग से करते हैं। ये बात हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। और एक और बात है कि जैसे और आपने बोली ना कि मतलब हम भी औरों की तरह ही करके संतुष्ट हो जाते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जितने जीतने वाले जो है, विनर्स जो है, हर वो काम की आदत डाल लेते हैं जो हारने वाले कभी काम नहीं करना चाहते। रिमेंबर हियर यू गेट द एज ओवर अदर्स। सो दिस इज फॉर ऑल सदविप्रस, कि जो आम आदमी वो काम नहीं करना चाहता है, हम वो काम भी करने की आदत डाल लेते हैं, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। देन ओनली विल बी द इन फ्रंट लाइनर्स। So this is what I wanted to say, and let us listen to Rakesh Kumar ji. Can you unmute yourself? Rajendra Dada, can I take a minute? Yes, yes, Dada, why not? मीरा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। बेसिकली उन्होंने सर्कुलर इकोनॉमी, कंजर्व, प्रिजर्व, रिसाइकल, रीयूज की बात कही, 2 बूंद पानी की ओर जो इशारा किया। मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मैं दीघा जो एमजी क्वार्टर पे गया था, ये 93 की बात है, जब मैं खड़गपुर में पदस्थापित था। वहां पर बाबा आके रह चुके थे, और वो घर समुद्र के करीबी है, बहुत ही प्यारा घर है। मौका मिले आप लोग जाइए, दीघा ऐसे भी एक टूरिस्ट प्लेस है। वहां मैं उनके कमरे में गया, स्वामी जी ने खोला, फिर मैंने कमरे का सूक्ष्म निरीक्षण किया। वो लास्ट कमरे में गए तो उसके बाद किसी ने छेड़ा नहीं था। फिर हम और चंदा, मेरी श्रीमती, हम लोग दोनों बाथरूम में गए। बाथरूम में हमने देखा, जिस बात को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, कि साबुन की डिब्बी खुली थी और उसमें साबुन की एक टिकिया गोल गोल बनी हुई थी, जैसे 4 मटर के दाने को आप मिलाकर एक टिकिया बना दीजिए। 4 मटर के दाने, मुश्किल से वो एक छोटे से मार्बल की गोली जो लोग खेलते थे गांव में, उसके साइज की थी। तो हमने पूछा स्वामी जी से, मुझे नाम उनका याद नहीं है, कि बोले कि देखिए, ये बाबा कहते थे कि जब तक तुम इस चीज को यूज कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू कैन यूज इट, यू शुड नॉट थ्रो इट। 2 बूंद पानी पे एक घटना मुझे याद आई, बड़ी गंभीर बात इन्होंने कही मीरा जी ने, और मैं उसको सैद्धांतिक ढांचा देने की कोशिश कर रहा हूँ कि रीयूज, रिसाइकल, कंजर्व, प्रिजर्व, बहुत अच्छी बातें उन्होंने उठाई जमुना के पानी की। तो ये पहल आगे बढ़नी चाहिए। आई फुली सपोर्ट सच व्यूज। थैंक यू। Thank you, Dada. So when we talk of maximum utilization, we doesn't talk that we consumerism. No, everything should be utilized till it is possible. So that is the concept of Prout when we talk of the maximum utilization, and that was the subject. And जहां तक water conservation और क्या करना चाहिए, pond, plants, बाबा ने water conservation में इतना डिटेल में कहा है, I think people should go through. राकेश कुमार जी, kindly unmute and speak. Thank you. जी नमस्कार सभी हमारे वरिष्ठ दादा एवं दीदी गण। नमस्कार राकेश जी। काफी आप लोगों का जो अभी चला था सेशन काफी अच्छा था, और काफी मुझे इंस्पायर किया भी, और काफी अच्छी अच्छी जानकारी भी मिली। मैं 1-2 चीजें ऐड करना चाहता हूँ। वो यह है कि जहाँ तक ईट दर ईट मानव समाज के निर्माण की बात है, Where are you? Yes, राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक वाईफाई कमजोर है। सो ओके, बाय द टाइम। दादा आपका आवाज कट रहा है, इफ यू कैन। राकेश जी, आपका आवाज कट रहा है। We can request our lawyers, 2 lawyers. Yes, that is what statement I was going to make. Yes, Srija Didi, kindly speak. Unmute yourself. Thank you. Yes. Okay. I was just
thinking about what the topic is about building the society bit by bit. Okay. Actually, we had a society which was broken down, which has to be built back. If we could trace it back, it would give us the idea. Because as we see that the Indian society was a model, I would say Bharat was a model which Baba has brought us back into. We are trying to get back to that society with the advantage that we have today, which is making it much more cumbersome a process, though it has its own advantages. So where do we stand today? We are standing in a position where speed without system. Okay, so yes, we have the advantage of speed, but actually we are speedily deteriorating because the system is broken down. So therefore, our priority should be building back the system, putting the system in place, taking advantage of the advancements that we have made, acknowledging all those scientists who brought it, all those great thinkers who have brought it. If we could build it back. Haran Dada was saying it so beautifully that, you know, if we could pin it out on different aspects of the society, Meera Didi said about the various little things, because small drops make an ocean. Little things, if we can build on, will make a lot of difference. I was hearing one of the Chief Justice speeches on the India Today conclave, where he really points out that why Indian judiciary system is superior and why is it still not there. Yes, that is the truth. It may not be to the extent that we want it to be because of the lacuna that we have, because our system was framed on the colonial principles. If that is so, why don't we get back to those roots where the system is more reformative? Because when we think about the earlier systems that we had, what Baba is talking about, it did, you know, it was there, but which was broken out during, you know, like we have this history of the Sepoy Mutiny, where it was said, break the educational system. Break the education system means what is the value system? Break it down. And therefore, the value system has to be brought back with the advanced technology that we have. So we are at a very advantageous position when we look at this technological advancement of speed. And therefore, building back the system should not be a problem, provided we have the value systems in place. So it is not, it may not be just the education system, but also the service system that has to go along. Because when I was hearing some of our lectures of Vimlan Dada during my Proud education, I really remember how that impact was on me when he said that the service sector would do real service, which is not today. Service sector is for money today. The value seems to be lost there. I had 3 calls today where the clients complain about lack of values in the system. All 3 calls which had come, and that is the state of judiciary. Whatever we have achieved, it is still lacking there. The value systems have been lost.
So where does this value system come? That every sense of practice should be towards that. And people who practice that should be given that recognition for being there. The other was, that is a point that really struck me. The other said that though it's not that people don't know, your conscience is still alive, but it is that you're not able to be there. If you, today, the children would say, Mama, you're not practical. We have many in this very society, in this very audience, who have the experience of their children say, Dad, Mom, you're not practical. Why? Because they don't find themselves protected in the society when they practice virtues. When they become virtuous, they are in the risk of being exploited. So that is the state of society with the speed at which it is going. So if we can have systems, we are not living in an excluded society. We are living in a society which is very much close-knit. And therefore, it is necessary to protect the virtues. And if anybody is following that virtue, there should be a system where that person, that value would be, it's not the person, it's the value. Whom do you respect when you go to a court? It is the chair that you respect. It's not the lordship, and the address that you make is not that person. It is the seat. It is the position that you are respecting. It is the same thing with any officer, any citizen who's doing service to the society. That person should be protected. That person should be able to do justice as to his conscience. It is not to anybody else. We follow the second lesson. What are we saying? We have to be enabled to practice that and do that every day, so that we can prove to our next generation as today that they can practice this and they can still survive in this society. Of course, we have support of the universe, which goes, but there is a lot of gap that the next generation should not fall into, and it will be our responsibility. For example, we could take this from our very family, as Meera Didi was saying, from the neighborhood, as she was already pointing out, and every one of us, if it need not be like Baba has given us the ratio of 5:100. 5% would do, and that 5% could be the proudest population which can build up. But that brick by brick path, as we are all saying here, it needs to be clear, and we need to do it we should be able to do that every day, be in every system, judicial, executive, or legislature, or in our everyday life. So I'll stop with this. And I would like to listen to our Poonam Kumari Didi also. Let's see what she has to say. Thank you. Thank you, Didi. Thank you very much. Yes, Poonam Didi, you can continue. जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत सी चीजों को रखा है सामने, लेकिन मैं बहुत छोटी सी चीज को रखना चाहूंगी। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत हो रही हैं कि ब्रिक बाय ब्रिक, तो सोसाइटी का ब्रिक क्या है? सोसाइटी का ब्रिक, न्यूक्लियस ऑफ सोसाइटी जो है वो फैमिली है। और जो मैं अभी प्रतिदिन एज ए लॉयर फेस करती हूँ, और सब सवाल का जवाब देने से ज्यादा खुद मैं अपने आप में डिस्टर्ब हो जाती हूँ उनको जवाब देने के बाद, वो ये है कि प्रतिदिन बहुत सारे यंगस्टर्स, लड़के और लड़कियों के कॉल्स आते हैं मेरे पास कि उन्हें डाइवोर्स चाहिए। कुछ एडवोकेट्स हैं जो उनको म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की बातें बता दी हैं। वो लड़के भी वही बात बोलते हैं, लड़कियां भी वही बात बोलती हैं। अगर ये जो सोसाइटी का जो हमारा मेन ब्रिक है, जिससे जो न्यूक्लियस ऑफ सोसाइटी है, अगर ये एक एक ब्रिक अगर हम दीवार से रोज निकालेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर कहाँ खड़ा होगा? पहले हम उससे सोचे, इस सोसाइटी को बना हम किसके लिए रहे हैं, कहाँ रहेंगे, कहाँ हम? जितनी भी बातें हैं कि हमने पानी बचा लिया, हमने जुडिशरी सुधार ली, हमने लेजिस्लेशन को सुधार लिया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, लेकिन किसके लिए किया? घर में पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं, बच्चे
अच्छे के माहौल में पल नहीं पाएंगे। वो क्या होता है, जब जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है तो बच्चे माँ बाप के साथ किसी एक के साथ रहते हैं। माँ को अगर पिता से नफरत है तो दिन रात उसके लिए नफरत उसके मन में भरती है। पिता के साथ अगर बच्चे हैं तो माँ दिन रात, पिता दिन रात माँ के लिए नफरत भरेगा और इतनी गंदी गंदी बातें करेगा कि तुम्हारी माँ कैरेक्टर से ये है ये वो, मतलब हजारों तरह की बातें हैं। तो वो बच्चे को हम कैसे परवरिश देंगे? तो जब पहले ब्रेक को अगर हम नहीं सही रखे तो हमारा पूरा जो इमारत है वो ढह जाएगी। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट, कि आप सभी लोग इस बात पर गौर करें कि हमारे आसपास कितने यंगस्टर्स हैं जो कि अपने दाम्पत्य जीवन से बहुत परेशान हो रहे हैं, या क्या हम कर सकते हैं जो उनका जीवन और थोड़ा सुखमय हो, थोड़ा सेटल हो। बहुत तो ऐसे भी पति पत्नी हैं जो दोनों वर्किंग है और एक बच्चे को नहीं संभाल पा रहे। कुछ ये एक केस हो गया। दूसरा केस है एकदम वो उनके पास खाने को नहीं है, फिर भी वो लोग 2 दिन भी साथ में नहीं रहना चाहते। उन्हें लगता है ये शादी तोड़ के हम कहीं और चले जाएंगे तो हमारे कुछ और पैसे वाले से शादी कर लेंगे। मतलब कहाँ हम खड़े हैं? ये नहीं कि किसी गरीब की बात हो रही है, गरीब की भी वही स्थिति है, अमीर की भी वही स्थिति है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे समाज का एक ऐसा प्रतिबिंब आ रहा है जिसे हम देख के हमें लगता है कि इस बंधन में हम जो बंधे हैं, इस बंधन को तोड़ के किसी और बंधन में अगर हम चले जाएं, कहीं और चले जाएं, कहीं आजादी मिल जाएगी, कहीं कुछ मिल जाएगा। लेकिन सोसाइटी को बनाने की जो जिम्मेवारी हमको भी दी गई है, प्रकृति और पुरुष का जो सिस्टम जो बना, जिसके लिए सदाशिव इस धरती पर आए और वहां से विवाह जैसी प्रथा की शुरुआत हुई। समाज बनना वहां से शुरू हुआ, जहां से बनना शुरू हुआ उस मेन हम तो जड़ को ही तोड़ेंगे अगर, तो फिर हम समाज को बनाने की बात कहाँ करेंगे? किसके लिए बनाएंगे, किसको कहाँ रखेंगे? सब कोई एक कल्पना कोई कर सकता है कि अगर ये जो हमारी वैवाहिक संस्था है बिल्कुल ध्वस्त हो जाए तो फिर हमारे समाज का स्ट्रक्चर कैसा होगा? उसकी सदाशिव के आने का धरती पर क्या उद्देश्य होगा? तो इस पर भी हमारे विद्वान जन जरूर सोचें। अगर बहुत अब्यूसिव मैरिज है तो किसी का डाइवोर्स हो गया तो हमें कोई इससे आपत्ति नहीं है, हम उन्हें हेट दृष्टि से भी नहीं देखते, उसके लिए बाबा ने भी दिया हुआ है सिस्टम। लेकिन अनावश्यक किसी की देखा देखी या फिर बंधन में रहना, किसी को ये लगता है कि हम आउटडेटेड हो रहे हैं और डाइवोर्स लेकर के हम अपडेटेड हो जाएंगे, तो इन चीजों के प्रति हमें एक और जागरूकता लाने की आवश्यकता है। बाबा ने ये बहुत इंपॉर्टेंस दिया है विवाह पर, कैसे विवाह होने चाहिए, कैसे विवाह होते थे, उनमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। इन चीजों को जब तक हम नहीं गौर करेंगे तो हमारे सारे सुधार बेकार हो जाएंगे, हमारे वृद्धाश्रम में जाने को मजबूर हो जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ पलेंगे, ये सारी चीजें बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेंगी। तो हमारे विद्वान जन जो यहाँ बैठे हैं वो कृपया इस पर जरूर विचार विमर्श करें और समाज में इस तरह के भी सुधार को कैसे लाया जाए इस पे भी कुछ हम चिंतन करें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। बाकी पॉइंट से तो एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे ही हुए हैं। थैंक यू दीदी, आपने बड़ी प्रैक्टिकल बात रखी जो हर समाज में भी दिख रहा है, और उसके साथ हम इसीलिए कहते हैं कि समाज रहा कहाँ, और उसी समाज को बनाने की बात करी। और आपने बड़ा क्वेश्चन किया है कि कैसे बनाएं ऐसे लोगों को। तो एक्चुअली आजकल इतना ईगो सिस्टम हो गया, जैसा आपने बोला स्वार्थ में, दोनों को अपना अपना बड़ा क्षुद्र स्वार्थ है जिसकी वजह से वो अलग अलग जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो जो माइंड है ना बहुत संकीर्ण है, भले वो पैसे कितने भी कमा रहे हो, बट बाहर जितना चमक दमक दिखता है ना, वो अंदर में बड़े अशांत हैं सब। उतनी स्टैटिसिटी है, उतनी क्रूडिटी है माइंड में। सो ये सब सच्चाई है। इसलिए जो सुजा दीदी ने इसके पहले जो बोला था वैल्यू सिस्टम, वो वैल्यू सिस्टम जब तक प्राइमरी स्टेज से हम बच्चों को नहीं समझाएंगे व्हाट वैल्यू इज, दे विल ऑब्वियसली, बिकॉज देखिए हमारा ये ओरिजिनलिटी नहीं है। व्हाट एवर सिस्टम वी आर फॉलोइंग, चाहे वो पॉलिटिक्स बोलिए, दिस वी हैव borrowed from the other countries, so called developed countries, and that is why we are facing this problem. हम अपने जड़ से उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं, and that is why we are facing this problem. The value system is talked, that is what I was talking, the cardinal human values. This is हमारे समाज की चीज है, क्योंकि हम बहुत पुरानी व्यवस्था है, हम बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इसीलिए चीजें यहाँ पर है। लेकिन हम इन्हें छोड़ करके दुनिया के चमक दमक में हम अपने आधार से कट चुके हैं, और यही ये बच्चे नहीं समझ रहे हैं। बट ये हमारा दोष है, बच्चों का दोष नहीं है। दे हैव नॉट बीन टॉट लाइक दैट। इसमें परिवार आता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम आता है, बहुत किसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट हैज टू बी, एज यू राइटली सेड,
ये बाबा भी कहते हैं कि ours is the man making mission and it starts from kindergarten school. ये कहते हैं कि जब बांस बड़ा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, तो उसमें तुम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हो. जब बांस कच्चा होता है तुम उसको जैसे चाहो वैसे मोड़ सकते हो. So this example he is giving. So this is because of the lack of value system we are facing this problem. Now we have to understand how to inculcate these values in the very veins of our individual bricks, that is individual human beings. And it will be better यदि हम प्राइमरी स्कूल से आज भी शुरू करेंगे तो एटलीस्ट 20 वर्ष बाद ऐसी जनरेशन निकलेगी, 25 वर्ष की, 30 वर्ष की यूथ जनरेशन, जो अपनी चीजों को समझेगी. लेकिन जैसा कि मीरा दीदी ने बोला, दादा ने भी बोला कि you have to dare, you have to come forward. That is very important and it starts from our house itself. That is very important. Some didi probably कोई दीदी बताई थी कि हम घर से ही क्यों ना शुरू करें. हम घर में ही बिल्कुल डिफरेंशिएशन करके रखे रहते हैं तो समाज में तो दिखेगा ही. एनीवे, तो सिरजा मुरलीधरन दीदी, यू वांट टू ऐड समथिंग मोर व्हाट यू टोल्ड, प्लीज. Yes, Dada, to what Poonam Didi was saying, with regard to the family, my thought was, you know, when we say that the next generation learns from us, where do we start? Where do we really bring this thing? Because if you are going to tell a child a different definition of truth, a different definition of asteya, not accumulating things, where he sees a different notion of success in the society, he finds himself or she finds herself in conflict, into what you are saying and what the society expects of you. You yourself, when you're not clear, how do you go ahead with your mission? How do you go ahead with your life? So here comes the clarity of the definition of what is success to a human being. Okay, so today everybody knows that monetary success is not success by itself. Like Steve Jobs, he said that towards the end, a successful man like him in his career, after all his troubles, he comes up and says, no, I am not a success. Okay, I failed in my life. So people know, it's not that they don't know about this, but the problem is, how do they put that into practice? So there is a necessity to make the very kids understand, because the child is the father of man. That is what is practical, in every generation. The child will question the father, at a point of time when he is completely ignorant of the practicalities. Only when it comes to practical life, he sees all the complications. But when he is a child, he just sees things as it is. And when that is the stage, if a child is given the real picture of the 10 values that he has to lead he or she has to lead in his personal life and in the collective life, then it becomes much more easier for him to live through life. So therefore, as an organization, as a member of that organization, let us, just to bring a start, let us take this responsibility of bringing at least one primary school every block. One primary school. It is not a big responsibility. Let us understand, we already have it. It is only thing is our organization has lost it, as far as I understand. I may be wrong. If I'm wrong, please correct me. But I see that many primary schools which Anand Marga had was lost over a period of time. Let us just get back to that and see to it that those primary schools are back in action, and we bring that. Because why I tell you this is, truth itself is a very different thing as far as we are concerned. As far as Anand Margi is concerned, truth is not just truth, not just saying the truth. When that is where the child gets confused. If I say the truth, I'm into trouble. No, if I say the truth, which is for the benefit of others, even if it's a lie, it's truth, it's Satya.
If I am not saying the truth for the benefit of others, that's satya. I cannot say something that is fact. It is just fact. It's not truth. Okay, so this part of it, if it is not explained to a child is going to be totally confused. What are you saying? How can I say this? You are asking me to lie? No, I'm not asking you to lie. I'm asking you to say something which is only beneficial to the others. If it is not, keep quiet. Don't do that. Don't say it. When I say that, I should be able to say it along with the teachers. If I am saying something and the teacher is going to say something else, the child is really confused. Yes, Didi. Same thing about the judiciary. See, I start from primary school, but when I go to court, I'm totally confused. So let us see that, and it was very much obvious in the practice which any lawyer has been to court would understand. That is the situation. So if you are going to progress, look at accountants. What are they able to do? Look at engineers. What are they able to do? We look at doctors. What are they able to do? Every service is not able to practice truth. Every service is getting into greed because of that insecurity. For example, I would quote Madhavan, a very simple actor, but his words were very impressive. He said, in Mumbai, me and Ambani could live equally, provided we had some amount of probably if I grow, if I earn, I can still live along with Ambani. It's not that it's unlimited, but the only thing is the insecurity of whether I can is what is causing the problem. Even an actor feels that way. Okay, so it's not like people are ignorant about it. It is true, but if we have the systems in place, like I'll tell you, when somebody wants to practice, truthfully their profession, they are chucked out. They will not be in that office next day because they are in conflict with the organization. Can they survive? Right, right. Do they stand? True. Thank you, Didi. Thank you for bringing. Individual has to survive against the society which they are in. It is absolutely difficult. So it is our responsibility to see to it that we support those individuals. We cannot say, no, that is their karma. No, we cannot import karma theory there. As a collective, we have a responsibility. We have a responsibility as an individual too. That is where the two yama and niyama will apply. If we just apply niyama and don't apply niyama, then it is totally impractical. It is not possible. The collective responsibility should be taken by people who talk about it. And as Margis, as people who are talking here, let us, take that step forward as to the extent possible, and then we can see that working. I'll start that with the primary education. Thank you. Thank you, Didi. Thank you very much. Yes, पंकज जी. एक लाइन में बोलना चाहूंगी प्राइमरी. हाँ बोलिए दीदी, बोलिए प्लीज. मेरा बच्चा भी छोटा है, वो प्राइमरी एजुकेशन में वो जाना शुरू किया, तो जो मैं देखी वो मैं बताना चाहती हूँ. इन लोग को लंच में कहा गया कि आप चिला हेल्दी डाइट लेकर के आए जो इनको पसंद नहीं है, और लंच शायद इन लोगों को टिफिन खाली करके दिखाना होता होगा स्कूल में कि हमने लंच फिनिश कर लिया, और ये सारा लंच स्टफ जो है वो बैग में भर दिया. और बैग में से स्मेल आना शुरू हुआ, तो बैग में क्या है, तो बैग में कॉपी के बीच में, किताब के बीच में जो इनको लंच दिया गया था वो सब भर के रखा हुआ है. तो ये लोग तो स्कूल जा करके जो, और हर बात में अब आप इसको बोलेंगे हाँ रेड कलर यूज करना था, ब्लू, ये मेरे पास रेड, मम्मा तुम झूठ बोल दी. मतलब ये नए नए शब्द इन लोग स्कूल से सीख के आ रहे हैं. झूठ बोल देना है, छुपा देना है, ये सब नई नई टेंडेंसीज तो ये स्कूल में बच्चे सीख के आ रहे हैं. जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, जो बच्चा झूठ शब्द नहीं जानता था, वो हर बात में बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ है. तो झूठ कहाँ से इतना आ गया इसके मन में? कभी जब तक घर में था झूठ शब्द का इसके पास कोई ऐसा वोकैबुलरी ही नहीं था.
तो बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो झूठ बोलना, छिपाना, ये सब लगता है उनका बेसिक डिक्शनरी में ये सब वर्ड उनके वोकैबुलरी में ऐड हो रहे हैं। बहुत उसको मुश्किल है और भी उसको बहुत आप सारे सत्य की परिभाषा रटाते रहिए रोज। थैंक यू सो मच। बस ऐसे इंटरेस्टिंग मैंने बताया आपको। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। पंकज जी, यू प्लीज। यस यस दादा, नमस्कार। इसके बाद आई रिक्वेस्ट प्रद्युमन दादा काइंडली रेडी रहें। यस दादा, बोलिए। हाँ जी दादा, जैसे हम समाज अच्छा बनाने की जैसे जो बात कर रहे हैं, तो जी जी हमारा समाज दो तीन चीजें जो है मतलब जिसके बेसिस पे हमारे पास रिसोर्सेज हैं और लोग हैं उनको यूज करने के लिए, और ऑन टॉप ऑफ इट मतलब हम इसको एक गवर्नेंस का मॉडल जो अच्छा बना के हम इसको मतलब बना सकते हैं। हम अच्छा मतलब जैसे कि ब्रिक बाय ब्रिक कैसे चलना है। तो जो अभी सृजा दीदी ने बताया वो बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि मतलब हाँ, हमारे पास पहले से बहुत कुछ अच्छा था सिस्टम, वो ब्रो मतलब हमारे से छीन लिया गया और सारा कुछ इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गया कि क्या हमारे कल्चर में अच्छी वैल्यूज थी, सेल्फलेसनेस भी थी। और बाकी हमारे रिसोर्सेज में हो क्या रहा है कि अननेसेसरी कंज्यूमरिज्म जो है काफी बढ़ा हुआ है। मतलब रिसोर्सेज का मतलब जो ग्रीड के कारण ही हो रहा है ये कि जिसके पास पैसा है उसकी थोड़ी ज्यादा तारीफ डिसिप्लिनेशन हो की रहेगा। जाती है। तो वो सारी मतलब अवेयरनेस नहीं है लोगों में। और बाकी हम गवर्नेंस में इस बार अभी रिसेंटली देख रहा था कि एक पार्लियामेंट में नया लॉ हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम पास हुआ है, जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है कम्युनिटी सर्विस को एज ए फॉर जैसे कोई छोटे छोटे क्राइम होते हैं, वो एक नया फर्स्ट टाइम आया है लॉ। मतलब पता नहीं इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने या आ चुका है, मुझे इतना अवेयरनेस नहीं है उसका, बट यस मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव आया है रिसेंटली में। क्योंकि कोई क्राइम करता है सर, उसके ना कई बार होता है, कई बार कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है, कई बार कोई रिपीट ऑफेंडर होते हैं, और कई बार कोई क्राइम करता है तो उसके कोई रीजंस होते हैं। कई बार जैसे बच्चा ही है, बाई चांस उसने चोरी कर ली, या हमें नहीं मतलब सभी को एक ही उससे भी नहीं, मतलब बच्चा या बड़ा है, कई बार कोई मजबूरी में भी कर सकता है शायद छोटा मोटा क्राइम, तो हमको उसके पीछे का रीजन भी जानने की शायद थोड़ी थोड़ी जरूरत में भी ऐसा होना चाहिए हमारा जुडिशियल सिस्टम की हम लोग जान सके। मतलब वी शुड ट्राई टू नो कि भी हाँ क्या रीजन है, अगर इफ इट इज पॉसिबल। अभी मे बी एक हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा है नहीं, मतलब थॉट प्रोसेस उतना ज्यादा है नहीं उसमें शायद अभी, वो प्रॉब्लम है एक शायद। और हाँ बाकी जो सीरियस क्राइम्स हैं वगैरह, तो लोगों की प्रॉपर जब तक सेंसिटाइजेशन नहीं होगी सभी चीजों में, तो और वो उसको करने के लिए मुझे लगता है कि मेडिटेशन ही है जो एक सोल्यूशन है। मतलब हम लोगों को अगर मेडिटेशन पे ले आए और बच्चों से हम स्टार्ट करवा दें, तो हाँ मतलब एटलीस्ट हम सोच रहे हैं कि जैसे हम बच्चों को ठीक करेंगे, पर बच्चे भी हम पेरेंट्स को ही ज्यादा देखते हैं या और लोगों को देखते हैं। तो लोग हमें मतलब मैं भी ये सोचता था पहले कि हम बच्चों को अगर स्कूल टाइम पे ही मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे तो आने वाला टाइम अच्छा हो जाएगा। बट विद द टाइम आई रियलाइज कि नहीं, उसके लिए हमको भी खुद को चेंज करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स ही चेंज नहीं होंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली वैसे हो जाएंगे। ट्रू ट्रू। तो काफी सारी चीजें मतलब आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होती हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स मतलब हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। बच्चों में भी मेडिटेशन से क्या कॉन्शियसनेस हमारी बढ़ रही है, तो खुद ही पता लग जाएगा यार मैं मतलब नाजायज कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। कई बार जैसे हम कैजुअली किसी को कुछ भी बोल देते हैं, जैसे जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जैसे मजे लेने के लिए बोल दिया किसी ने, तो वो सारी चीजें कंट्रोल होने लग जाती हैं। मतलब ये कॉन्शियस मतलब ये मेडिटेशन से सर इफेक्ट आ सकता है, मतलब बच्चों में या बड़ों में एक ट्रू ऐसा ट्रू कल्चर ट्रू। होना चाहिए। और मुझे बाकी जैसे हम करेज की बात कर रहे थे, करेज मतलब काफी सारे लोग हैं मतलब जो करना चाहते हैं, मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं अभी मतलब जैसे हमारे यहाँ पे। तो करेज की बात मतलब जैसे हाँ हम ये देखते हैं कि हम बोलेंगे तो हमारी आवाज दबा दी जाएगी किसी अगेंस्ट। तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब जैसे हम लोग जो हैं हम इकट्ठे हैं, मतलब काफी सारे अलग अलग डोमेन से आए हैं, कोई अलग अलग एज ग्रुप भी अलग अलग है, डोमेन्स भी अलग अलग है। तो एटलीस्ट हम लोग इकट्ठे होकर मतलब एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाए जिसको मतलब एटलीस्ट जिसकी आवाज दब ना सके मतलब। जी तो जी। हम भी थॉटफुली चलें, ऐसा कुछ हम बना सकते हैं, उसका सोल्यूशन ऐसा बनाया जा सकता है। वेरी गुड पॉइंट। ये मेरा मतलब मानना है। बाकी हम मतलब जैसे वही है विद द टाइम जो जो होगा हम आपस में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार तो। वेरी नाइस पंकज दादा, यू राइटली सेड। इसके लिए बाबा ने भी कहा है संघे शक्ति कलयुग है। अभी कलयुग में यदि आप कुछ करना चाहते हैं, देखिए इंडिविजुअल तो कुछ नहीं कर सकता। इंडिविजुअल बहुत लोगों ने कोशिश किया, आपको पता है कितने लोग आज जेल में एड़ियां रगड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनके पीछे कोई संस्था या ग्रुप नहीं है या टीम नहीं है। दैट इज द रीजन।
दैट इज वाई हम लोगों को हमेशा एक संघबद्ध करके रहना चाहिए. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो मितु सिंह दीदी जी, काइंडली स्पीक ऑन द सब्जेक्ट प्लीज. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच दादा. नमस्कार. और बहुत टाइम हो गया है तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी दादा आपका. आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि ये जो हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं किन के लिए कर रहे हैं, किसके लिए हम ये समाज बनाने जा रहे हैं. फॉर whom we are talking about? We are talking about 44 समाज इन इंडिया. या अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो हम 7 बिलियन लोगों के लिए बात कर रहे हैं. यस. तो आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ मेनी पीपल आर अवेयर कि हम उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं. आर दे अवेयर ऑफ इट? इंडिया की 130 करोड़ जनता इस बात को जानती है. तो फॉर दोज जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं या जिनके लिए हम सोचते हैं दिस इज द बेस्ट पार्ट, एटलीस्ट दे शुड बी अवेयर ऑफ इट. So the initial step for stepping stone is that you make the people aware. एक बार जब अवेयरनेस आ जाएगी तो आई जस्ट वांट टू टेक अ लिटिल एग्जांपल. 16 में जब मार्ग आया, मतलब 16 में इट वाज टेकिंग योर शेप, तो क्या हुआ, लोग एक दिन पहले साधना करते थे, सीखते थे, एंड सेकंड डे दे बिकम द मॉरलिस्ट. नहीं उन्होंने कोई रिश्वत लेनी है. हाउ कम इट वाज पॉसिबल कि ओवरनाइट में दे बिकम अ मॉरलिस्ट? 2-3 महीने. दिस दैट इज बिकॉज द सेंटिमेंट ऑफ बिकमिंग एन आनंद मार्गी वाज so strong that they were bound to follow all the thing. यम नियम भी फॉलो कर रहे हैं. 16 पॉइंट तो बाद में आए, बट यम नियम they have started following it. Similarly, when you tell it to all over the world, जितने लोगों को मैक्सिमम बता सकते हैं, and you are able to arouse that sentiment of becoming a proudist. एक बार आप सेंटिमेंट बना दीजिए उनके अंदर, then it will be easier. I think 50% of the work would be done if that sentiment that is aroused between the people that we are going at a right path and this is the right. Yes. Third thing, everybody was talking कि internally हमें बहुत सारी चीजें अपने आप भी ठीक करनी है. I fully agree with you. और यहाँ पर जो बातें हुई, somebody spoke about the education, somebody spoke about the marriage, somebody spoke about other things also. ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे अलग अलग ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं. So if all those who are looking into the education in Anand Marg, who are looking into the society building in the Anand Marg, even those who are working for the Mutt in Anand Marg, they should also understand कि हमारा जो नियम है that is आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय चे. और जिस दिन हम ये शब्द बोल देते हैं जगत हिताय चे, the very first day when we take the initiation, we become proudest. So proudest is not a separate thing. It is a part of society building. Proud is also there when we talk about Eros. So proud is always there when we talk about Amad. किसी भी जगह आप चले जाइए, कोई भी डिपार्टमेंट प्राउड से बात है ही नहीं, बिकॉज आर मोटो इज जगत हिताय चे. सो ये 3 चीजें मैं बोलना चाहती थी. थैंक यू वेरी मच दादा. नमस्कार. Thank you, Didi. Thank you very much for telling few new things. Yes, Pranav Dada, you can speak in brief. Thank you. नमस्कार सबको. नमस्कार. नमस्कार. दादा मेरा आवाज आ रहा है? हाँ दादा, आपकी आवाज आ रही है. नमस्कार. तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है, हाउ टू बिल्ड ह्यूमन सोसाइटी ब्रिक बाय ब्रिक. तो मैं तो पहले थोड़ा कुछ समय में एब्सेंट था, बाद में मैं ज्वाइन किया, तो मैं जितना भी सुना हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेरा जो ओपिनियन है, आई एम ऑफ द व्यू दैट फर्स्ट वी नीड टू नो बिफोर थिंकिंग of building a human society brick by brick, we need to know what are the hindrances to build a human society. उसमें hindrances क्या है, बाधा क्या है? ह्यूमन सोसाइटी बनाने में, एक अच्छा ह्यूमन सोसाइटी बनाने में बाधा हमको जानना पड़ेगा. पहले प्रॉब्लम जानना पड़ेगा, फिर उसका रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम को जानना पड़ेगा, फिर समाधान के ओर हम जा सकते हैं. तो जो इंडिविजुअल है और सोसाइटी, ये दोनों बहुत ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. अच्छा इंडिविजुअल बनेंगे तो अच्छा सोसाइटी बनेगा, और अच्छा सोसाइटी अगर होगा तो अच्छे इंडिविजुअल बनेंगे. तो अच्छा बनना
और अच्छा बनने का माहौल देना, दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो और मैं जितना जानता हूँ इतने साल का प्रैक्टिस में एज ए लॉयर, क्राइम के ज्यादातर 2 रीजन के लिए क्राइम हो रहे हैं। वो है फॉर लस्ट, फॉर सेक्स एंड फॉर मनी। तो हमको जानना पड़ेगा ये जो सेक्स के लिए जो या लस्ट के लिए जो अपराध हो रहे हैं, बहुत सारा अपराध का कारण लस्ट है, बहुत सारा अपराध के कारण पैसा है। तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हमको जितना न्यूडिटी, वल्गैरिटी, ऑब्ससेनिटी, पोर्नोग्राफी, जितने अश्लीलता फैलाए जा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ही ओपनली, बहुत ही स्ट्रांगली हमको अपना अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कहीं पे भी मौका मिले उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और जितने भी अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट जैसे खान पान के ऊपर भी अवेयरनेस डालना पड़ेगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जैसा खाना होगा उस तरह का मन बनता है, क्राइम उस तरह जाता है। तो ये सारे रूट कॉजेस है। और बाबा के दिए हुए जितना मोरल एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए 15 शिला, 16 पॉइंट, यमा, ये सब जितना भी माने जनरलाइज हो, ये आनंद मार्गी में कन्फाइन ना हो, हम उसको इस तरह से प्रेजेंट करें ये यूनिवर्सल जनरल में आ जाए। और एक मैटर है मनी, पैसा। मेरा ये ओपिनियन है, ये पर्सनल ओपिनियन है, जब तक प्राउड हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तब तक एक अच्छा ह्यूमन सोसाइटी नहीं बना सकते। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी ये बहुत सारा क्राइम को जन्म देती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस कर ले तो मेरे को लगता है कि 50% अपराध ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग ब्रिक बाय ब्रिक हम प्रॉब्लम को जाने, रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम को जाने, फिर सॉल्यूशन की ओर हम लोग चर्चा भी करें, आर्टिकल भी लिखे, फ्रेंड्स, सरकार माने फ्रेंड को, अपने नाइबर को, सबको अवेयरनेस भी फैलाएं। तो ये सब कर सकते हैं हम लोग। तो स्यूडो कल्चर के अगेंस्ट में हमको लड़ना पड़ेगा दादा। स्यूडो कल्चर बहुत बड़ा हिंड्रेंस है एक अच्छा ह्यूमन सोसाइटी बनाने के लिए। ये मेरा ओपिनियन है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। थैंक यू। अरे बहुत थैंक यू वेरी मच दादा, you should have come earlier. I mean, now time is short. And now I request Deepeshwar Dada to speak in brief so that I can call my respected Dada, Pradyuman Dada. Deepeshwar ji, please. Namaskar everyone. Namaskar. Am I audible? Yeah. Dada, so I also joined late, so sorry for I didn't follow it up everyone. But the main, just in 2 to 1 minute, I'll add. I don't know if someone has added or not. Just to yeah. So maybe like see, this is you are talking about society building. So the basic start of society building is yama and niyama, and that is like the morality is the base for society building. So why should we should not go to like this? See, the morality understanding of today's society and ours is very like different. Like they are at some par, but not the perfect as what our guru had said. So now we have to clarify them with the new meaning of society, like morality. Okay, what Baba has said for this current situation, and it will be like continuing for more than I think. Like, it will be there. I don't know till when, but still we should take this lesson from our guru. And we should reach to each and every corner, like from the base. Like let's start from school. Like there, I was studying in DAV, and we were having. No, DAV school will give the lesson of morality from Vivekananda, Vivekanandji, Swami Vivekanandji only, I think. From there, they have some lessons, like they will give you book Yama and Niyama, but that knowledge is very much different what I find in our Anand Marga Jivan Base, right? So that there we are very much, confused, and we are becoming like people are not getting clarity. So let's start with going with our Jivan Ved in every school. Let
through through some defined program, and we can like we can go to schools, we can give presentations, and we can have a quiz questions, or we can give like some kind of rewards or recognition also for the selected students, based on this Yama and Yama principles, and whatever they will be like creating the some project, and we can utilize our AMPS publication here, and let like our Yama and Yama publicize like how ISKCON is doing for Bhagavad Gita. They are distributing Bhagavad Gita every notes and like roads and I rightly corners. said that we also have to propagate Yama Niyama defined by our Gurudev and not the Right. others Yama Niyama. I agree. Yeah, so that is the point, sir. Thank you. Nam. Thank you very much. You came late. I'll prefer that you come early and talk at length. May I request Pradyuman Narayan Dadaji to unmute yourself and tell something about the subject of today, how to make a healthy society. दादा अपने आप को अनम्यूट कर लें. ओ दादा लगता है यस 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 या दादा अनम्यूट कर लीजिए, अभी म्यूट है आप. दादा जब तक अपने आप को अनम्यूट करते हैं, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी. हाँ बोलिए. राजेंद्र दादा नहीं तो दादा इतना- अनम्यूट हो गए. राजेंद्र दादा इतना मेहनत कर रहे हैं और काफी दिनों से अकेले मेहनत कर रहे हैं, उसका ये फल नजर आ रहा है कि अब हमारे पास एक स्ट्रेंथ है. जो जीपीआईएस में जो दिखता है वो अब दादा के यूपीआईएस में भी अब दिखने लगा. ये बहुत खुशी की बात है और मैं अपनी तरफ से इसलिए दादा को कांग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ. पीछे में भी मैं कह सकती थी, मैं इस फोरम पे मैं कहती हूँ दादा ने 2-3 सालों से लगातार अकेले मेहनत किया है. हमने जीपीआईएस में हम 2-3 होस्ट मिलकर के काम करते हैं, यहाँ दादा अकेले काम करते रहते हैं. No, और Didi, ये we have great youths. We have Pranav Dev Dada. We have one more Dada. I have talked to them. So let us hear from Pradyuman Dada. दादा अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज. आप अनम्यूट हुए थे फिर म्यूट हो गए. अभी म्यूट ही है दादा आप. दादा जो होस्ट है, होस्ट भी उनको अनम्यूट कर सकते हैं. I don't think he can only ask him to unmute. I can only ask him to unmute. Hello. Yes, Dada. Yes, Dada. Namaskar. Thank you so much. आवाज आ रही? जी दादा आवाज आ रही है. आप आशीर्वचन से समाप्त करिए. थैंक यू. आप कुछ बोलिए इस टॉपिक पर. वी आर हियर टू हियर यू. आजकल अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में जो नया शब्द आया है, एक शब्द है परमा क्राइसिस, यानी उस तरह का संकट जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है. और दूसरा शब्द है पॉली क्राइसिस, यानी अनेक तरफ से एक बारगी आने वाला संकट. जी. तो अब भी पूरी दुनिया जो है ना, वो इसी तरह के संकट से गुजर रही है. सारा समाज इसी तरह के संकट से गुजर रहा है. बाबा ने एक एक ईंट जोड़कर आनंद मार्ग संगठन की नींव डाली थी. बहुत परखने के बाद ही दीक्षा मिलती थी. और आप सब लोग जानते हैं कि आरंभ में बाबा ने अपने को बड़ा गोपनीय रखा और अपने शिष्यों को भी सख्ती से मना किया कि कहीं भी मेरे नाम की चर्चा नहीं हो. और जब कोई उनके पास जाता था कि फलाना दीक्षा लेना चाहता है, तो बाबा कहते थे कि अभी समय नहीं हुआ है. तो एक एक व्यक्ति को, एक एक शिष्य को बाबा ने परख कर दीक्षा दी और उस एक एक
के आने से ही आनंद मार्ग विश्वव्यापी संगठन बन गया। तो यह एक एक ईंट जो है, एक एक ईंट बड़ा पुख्ता होना चाहिए, एक नंबर का ईंट होना चाहिए। 2 या 3 नंबर का ईंट होने से फिर वो इमारत जो है ना, उसके ढहने की संभावना बहुत ज्यादा रहती। तो बाबा ने इसी एक एक ईंट से इस विश्वव्यापी आनंद मार्ग संगठन को स्थापित किया। अब समाज निर्माण की बात है। यह जिम्मेदारी उस एक एक ईंट से बनाए गए संगठन के ऊपर बाबा ने छोड़ दिया है। समाज में अनेक संस्थाएं हैं, विवाह संस्था है, इसके राजनीतिक संस्था है, आर्थिक संस्था है, सांस्कृतिक है, शैक्षणिक संस्था है। अनेक संस्थाओं का समवाय ही तो समाज होता है। इसलिए जब तक के समाज की सारी संस्थाएं स्वस्थ नहीं होती हैं, तब तक हम पूरे समाज को स्वस्थ करने की बात नहीं सोच सकते। अब मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर के बहुत सारे अंग उपांग हैं। यदि एक उंगली भी कटी रहती है तो लोग कहते हैं कि वो विकलांग है। तो समाज का एक अंग भी, इसकी एक संस्था भी यदि विकृत होती है तो वह समाज जो है वह विकलांग के ही कहा जाए। हमारा देश 44 समाजों का देश है, सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान है। जैसे मानव देह में लिम्फ का महत्व होता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है, बुद्धि को दीप्ति देता है और पूरे शरीर और मन को ऊर्जावान बनाए रखता है। उसी तरह प्रत्येक समाज की जो संस्कृति है वह समाज को ऊर्जा देती है और मानसिक विकास और सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ खड़ा होने में उसे बहुत शक्तिशाली बनाता है। अब समय आ गया है कि प्राउटिस्ट अपनी निद्रा से जागकर समाज में अपने स्थान को बलपूर्वक मनवाएं, किंतु यह थोथी घोषणाओं से नहीं, अपितु इस प्रकार के अध्ययन पर आधारित वास्तविक योगदान द्वारा हो, जिसकी परिकल्पना परम सत्ता द्वारा की गई। सारे सिद्धांत और सारी अवधारणाएं दे दी गई हैं, हमें केवल इसे व्यवहारिक रूप देना। हमें हमारे विषय की महानता को ध्यान में रखते हुए छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर दृढ़ निश्चय के साथ समाज निर्माण की भूमिका में लग जाना चाहिए। न तो सामर्थ्य में और न साहसिकता में ही हमें किसी अन्य के पीछे रहना चाहिए। और बहुत ज्यादा वक्त लेना भी उचित नहीं है। इन्हीं संक्षिप्त शब्दों के साथ मैं आज के सत्र की काफी प्रशंसा करता हूं कि काफी लोग जुड़े और सबने विस्तार से अपनी अपनी बातें रखी, बताई और बड़ा अच्छा लगा। और इस तरह से लोग जुड़ते जाएं तो यह एक लगता है कि अब हमारे लोग भी जागरूक हो रहे हैं, उनमें भी चेतना जग रही है और समाज में कुछ करने की आकांक्षा उनकी बलवती हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप थैंक यू दादा आपके आशीर्वचन के लिए, और आप इतने हम लोगों के लिए मोटिवेशन हैं और ये शब्द हमारे लिए बहुत काम आते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो लेट अस डू अ मिनट ऑफ मेडिटेशन बिफोर वी क्लोज द सेशन एज पर प्रोटोकॉल। नमस्कार एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हर सैटरडे को जुड़ा करें, हर फ्राइडे को भी दीदियों के फोरम में जुड़ा करें। Let us make it a revolution, because Anand Marg is a revolution in true sense, and that we have to be the pioneer in this field. So thank you very much everyone.